Hello, welcome to everyone. Myself Dr. Kaleem Ahmad और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं STEMI यानी ST सेगमेंट एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ये एक नॉर्मल ECG का क्लासिकल डायग्राम है। इसमें ये P वेव है, दिस वन QRS कॉम्प्लेक्स, दिस वन T वेव। QRS कॉम्प्लेक्स जहाँ पर ख़त्म होता है और जहाँ पर T वेव स्टार्ट होती है उसके बीच में जो गैप होता है उस गैप को हम लोग बोलते हैं ST सेगमेंट। तो जब कभी भी इस्कीमिया होता है तो ST डेविएशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी बेस पे हम लोगों ने इसको क्लासिफाई किया है ST सेगमेंट एलिवेशन MI और नॉन ST सेगमेंट एलिवेशन MI। ये एक ECG का डायग्राम है जिसमें ST एलिवेशन दिखाया गया है, दूसरे ECG में ST डिप्रेशन दिखाया गया है। इंट्रोडक्शन की बात करें, मायोकार्डियल इन्फेक्शन यानी हार्ट अटैक अगर एक्यूट कंडीशन है तो इसमें लगभग 30% मोर्टेलिटी है। अगर मरीज हॉस्पिटलाइज हो जाए तो ये मोर्टेलिटी रेट लेस देन 30% हो जाती है। और ऐसे मरीज जो हॉस्पिटलाइज होते हैं और ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं तो उनमें जो मोर्टेलिटी रेट होती है विद इन 1 ईयर 1 of every 25 पेशेंट यानी 25 में से एक मरीज मर जाता है 1 साल के अंदर। और मोर्टेलिटी रेट एज के साथ क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम बेसिकली इसमें इंक्लूड किया जाता है इस्चेमिक डिस्कम्फर्ट को। अब इस्चेमिक डिस्कम्फर्ट जो होती है वो एंजाइना की फॉर्म में भी हो सकती है और एमआई की फॉर्म में भी हो सकती है। इसको बेस्ट डिटेक्ट करने के लिए हम लोग ईसीजी का सहारा लेते हैं। ईसीजी में एसटी सेगमेंट का एलिवेशन शो हो सकता है और एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं भी हो सकता। अगर एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है तो हम इसको बोल देंगे कि ये एसटी सेगमेंट एलिवेटेड एमआई है। अगर नहीं है तो हम इसको नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई में रखेंगे। फिर दूसरा है कार्डियक मार्कर। अगर कार्डियक मार्कर बढ़े हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि कार्डियक मसल्स में क्या हुई, डैमेज हुई है, इसीलिए कार्डियक मार्कर क्या हुए हैं, बढ़े हुए हैं। कार्डियक मार्कर से हम लोग अनस्टेबल एंजाइना को नॉन एसटीईएमआई से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अनस्टेबल एंजाइना में ये रेज नहीं होंगे, जबकि अगर ये रेज होना शुरू हो जाए तो हम अनस्टेबल एंजाइना को कह देंगे कि वो प्रोग्रेस हो गया किसमें, नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई में। और अगर ईसीजी में एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिल रहा है तो तब तो क्लियर कट डायग्नोसिस हो जाती है कि वो क्या है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई है। एक डायग्राम है जिसमें प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन वही होगा, चेस्ट पेन होगा, सेंट्रली होगा, ठीक है, रेडिएट करेगा जबड़े की तरफ, लेफ्ट शोल्डर में, लेफ्ट आर्म में। तो हम वर्किंग डायग्नोसिस बनाने के लिए ईसीजी का सहारा लेते हैं। अगर ईसीजी नॉर्मल है, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं है, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन नहीं है, तो हम लोग इसको स्टेबल एंजाइना कह सकते हैं, किसी भी तरीके से आगे फॉरवर्ड नहीं हो रहा। लेकिन अगर एसटी सेगमेंट का एलिवेशन है तो हम लोग क्लियर कट डायग्नोसिस बना सकते हैं कि ये क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। तो जब ईसीजी में हम लोग एसटी सेगमेंट देख लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं बायोमार्कर की तरफ। अब अगर बायोमार्कर एलिवेटेड है तो एसटी सेगमेंट का एलिवेशन अगर नहीं है तब हम इसको बोलेंगे कि ये क्या है, मतलब बायोमार्कर रेज्ड होने चाहिए और एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं होना चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि ये एनएसटीईएमआई है। अगर बायोमार्कर नहीं बढ़े हुए हैं और एसटी सेगमेंट में भी कोई चेंज नहीं है या तो हम इसको बोलेंगे कि ये अनस्टेबल एंजाइना की फॉर्म है। फाइनल डायग्नोसिस हम लोग तभी बनाएंगे ईसीजी के बेस पर, बायोमार्कर के बेस पर और हिस्ट्री के बेस पर। रिस्क फैक्टर, तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं इस्चेमिक डिस्कम्फर्ट के लिए तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है सिगरेट स्मोकिंग। दूसरा है हाइपरटेंशन, अगर किसी का बीपी मोर देन 140 से 90 mmHg या वो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन पर है मरीज, तो ये एक रिस्क फैक्टर होता है एमआई के लिए, क्योंकि उसको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हो, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। डायबिटीज मेलाइटस है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्री मेच्योर
कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की अगर है तब भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में CSD है और लेस देन 55 ईयर है तो ये भी एक रिस्क फैक्टर माना जाता है। अगर वो फीमेल है तब लेस देन 65 ईयर एक रिस्क फैक्टर में आता है। लाइफ स्टाइल रिस्क फैक्टर में लाइफ स्टाइल से जो रिलेटेड रिस्क फैक्टर है उसमें ओबेसिटी, अगर BMI मोर देन और इक्वल टू 30 है तब ये एक रिस्क फैक्टर में आता है। फिजिकल इनएक्टिविटी हो या एथेरोजेनिक डाइट हो, यानी एथेरोजेनिक यानी जिसमें कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट क्या हो ज़्यादा हो, या ऐसी डाइट जो एथेरोस्क्लेरोसिस को प्रमोट करे। दूसरा इमर्जिंग रिस्क फैक्टर क्या है, जैसे लाइपोप्रोटीन या होमोसिस्टीन या प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर्स हो या प्रो इन्फ्लेमेटरी फैक्टर हो या इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज हो किसी का, यह सब क्लिनिकल एथेरोस्क्लेरोसिस हो। तो ये सब भी क्या माने जाते हैं, इस फैक्टर में आते हैं कि इन सब की वजह से भी MI डेवलप हो सकता है। आगे हाइपर कोएगुलेबिलिटी स्टेट हो या कोलेजन वेस्कुलर डिजीज हो जैसे, और कोकेन का अब्यूज यानी कि वो ड्रग एडिक्टेड मरीज हो या इंट्राकार्डिक थ्रोम्बाई हो, तो ये भी क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर में आते हैं इस्चेमिक डिस्कम्फर्ट के। पैथोफिजियोलॉजी, STMI की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसमें जब कभी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, उसकी ब्लड सप्लाई अगर अचानक से ब्लॉक हो जाए तो उस सेगमेंट में इस्चीमिया डेवलप होना शुरू हो जाएगा। अगर ये सप्लाई प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो, मतलब धीरे धीरे डिक्रीज हो, तब जो कोलेट्रल सर्कुलेशन की वजह से इस्चीमिया नहीं होता है, यानी कि STMI डेवलप नहीं होता है। तो रिस्क फैक्टर के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं कि रिस्क फैक्टर की वजह से वेस्कुलर इंजरी होती है, जिसकी वजह से जो है कोलेजन फाइबर एक्सपोज होते हैं, और कोलेजन फाइबर एक्सपोज होने की वजह से वहाँ पे थ्रोम्बोसिस स्टार्ट हो जाती है। या फिर जो है जो एथेरोमेटस प्लेक होता है, जनरली जो लिपिड से भरा हुआ होता है या जिसका जो फाइब्रस केप होता है वो थिन होता है, तो इनमें इनके रप्चर होने के चांसेस क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। तो जब कभी भी ब्लड ये प्लेक रैप्चर होता है तो इनसे भी कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। तो प्लेटलेट इनके कांटेक्ट में आते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर इनके कांटेक्ट में आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या होना शुरू हो जाती है, कोगुलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और एक थक्का बन जाता है जो उस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। इस तरह से ये एथेरोमेटस प्लेक है, ये इसका कैप है। अगर ये थिन हो और ये एथेरोमेटस प्लेक क्या हो, लिपिड से भरा हुआ हो, तो इसके डैमेजिंग होने के चांसेस क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं। अगर ये डैमेज हो जाता है तो वेस्कुलर फाइबर क्या होते हैं, वो एक्सपोज हो जाते हैं, स्पेशली कोलेजन फाइबर, और थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है और ये पूरा कंप्लीटली क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कुछ और भी वजह होती है जिससे STMI डेवलप हो सकता है, लेकिन वो रेयर है, जैसे कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन हो जाए बाई कोरोनरी एम्बोलाई, किसी एम्बोलिज्म की वजह से। जनरली तो एथेरोमेटस प्लेक में के रेप्चर होने और उसके बाद कोगुलेशन प्रोसेस होने के बाद ही ये सब डेवलप होता है। या कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म की वजह से ऐसा हो सकता है, या सिस्टमिक डिजीज हो कोई, तो STMI डेवलप हो सकता है। अब अब कितना बड़ा मायोकार्डियल डैमेज होगा, यानी कि हार्ट की मसल्स में कितनी डैमेजिंग होगी, ये डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। सबसे पहले उसकी टर्सरी सप्लाई यानी कि कोलेट्रल सर्कुलेशन किस तरह का है उस पर, या उस आर्टरी के अलावा कोई आर्टरी सप्लाई करती है या नहीं करती। अगर सिंगल मार्जिनल आर्टरी है तो 100% डैमेजिंग होगा। उसके बाद अमाउंट ऑफ ओक्लूजन, अब ब्लॉकेज कितना बड़ा है, कंप्लीट ब्लॉक हो गया है या कुछ बाकी है। दूसरा, कितनी देर तक ब्लॉक रहा, इससे भी डैमेजिंग पे डिपेंड असर पड़ता है। ऑक्सीजन डिमांड पे असर पड़ता है, और थ्रोम्बस कितनी देर में डिजोल्व हो गया है एंडोजिनस फैक्टर से। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि मायोकार्डियल मसल्स में कितना डैमेज होगा। क्लिनिकल फीचर, अब क्लिनिकल फीचर में जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स आता है वो है चेस्ट पेन, और स्पेशली ये रेस्ट कंडीशन में शुरू होता है STEMI में। इससे पहले कुछ हिस्ट्री होती है, जैसे वाइग्रस फिजिकल एक्सरसाइज की हिस्ट्री मिलती है आपको, या फिर इमोशनल स्ट्रेस की हिस्ट्री मिलती है,
या कोई मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर हुआ हो अटैक से पहले। ये पेन जो है दिन में या रात में कभी भी शुरू हो सकता है। इसको मरीज जो डिस्क्राइब करेगा कि हैवीनेस के तौर पे डिस्क्राइब करेगा कि उसको सीने में हैवीनेस है या स्क्वीजिंग है या क्रेसिंग है या स्टेबिंग है या बर्निंग करेक्टर का वो डिस्क्राइब करेगा मरीज। ये इसका जो पेन होता है वो एंजाइना पेक्टोरिस की ही तरह होता है, यानी कि जो चेस्ट पेन होता है वो सेंट्रली होता है, डिफ्यूज होता है, पूरे सीने पे होता है और वो रेडिएट करता है जबड़े की तरफ, फिर वो वहाँ से लेफ्ट शोल्डर पर, फिर वहाँ से वो लेफ्ट आर्म पर रेडिएट करता है। इसके अलावा चेस्ट पेन जो है एब्डोमेन की तरफ भी जा सकता है और ये बैक साइड में भी रेडिएट कर सकता है। ठीक है, इसके बाद ये एसोसिएटेड होता है, जैसे वीकनेस से एसोसिएटेड होता है, स्वेटिंग इसके साथ एसोसिएटेड हो सकती है, नोजिया हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। तो इन सब से ये चेस्ट पेन क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। कभी कभी क्या होता है, पेनलेस STEMI होता है, इसमें चेस्ट पेन नहीं होता है, लेकिन दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे स्वेटिंग मिल सकती है, वीकनेस मिल सकती है, नोजिया वोमिटिंग, ये सब मिल सकती है। ये ऐसी कंडीशन मिलती है डायबिटीज मेलाइटिस में, या फिर अगर एडवांस एज में STEMI डेवलप हुआ हो। या जो STEMI का जो प्रेजेंटेशन होता है स्पेशली ओल्ड एज में, तो वो ब्रेथलेसनेस के थ्रू हो सकता है। ठीक है, जो हमें रिप्रेजेंट करेगा पल्मोनरी एडिमा में प्रोग्रेस कर सकता है। अदर रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है, इसके साथ चेस्ट पेन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे मरीज अनकॉन्शियस हो जाएगा, कन्फ्यूजन होगा उसको, वीकनेस होगी। ठीक है, एरिथमियाज हो सकते हैं, पेरिफेरल एरिथमा, पेरिफेरल एम्बोलिज्म्स हो सकता है, या अनएक्सप्लेन्ड ड्रॉप इन आर्टेरियल प्रेशर, यानी कि हाइपोटेंशन में मरीज जा सकता है। तो ये STEMI जो होती है वो पेन के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकता है, विदाउट पेन भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, दोनों तरीके से ये रिप्रेजेंट करता है। अब जो ये STEMI का पेन होता है वो कुछ दूसरे डिजीज के पेन से मिलता जुलता होता है। जैसे ये पेन जो है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस के पेन से मिलता जुलता होगा, या ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म्स में जो पेन होता है उससे मिलता जुलता होगा, या एओर्टिक डिसेक्शन में, या कोस्टोकॉन्ड्राइटिस में, या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के साथ जो चेस्ट पेन होता है उनसे मिलता जुलता होता है। तो हम लोग इन दोनों को रूल आउट करेंगे कि एक्चुअली जो चेस्ट पेन है वो कार्डियक ओरिजिन है या फिर दूसरे डिसऑर्डर के साथ एसोसिएटेड है। अगर इसका रेडिएशन या इसकी डिस्कम्फर्ट वो ट्रेपीजियस तक रेडिएट हो रही है तो ये STEMI नहीं है, क्योंकि STEMI का पेन ट्रेपीजियस मसल तक नहीं जाता। फिजिकल फाइंडिंग, तो जो फिजिकल फाइंडिंग होती है वो हमें मरीज एंजियस लगेगा, रेस्टलेस होगा, चेस्ट पेन होगा। ये चेस्ट पेन रेस्ट से रिलीव नहीं होगा और ना ही पोस्चर से इसमें कोई फर्क पड़ेगा। पैलर पॉजिटिव मिलेगी और हाथ पैर क्या होंगे, ठंडे होंगे। अगर सबस्टर्नल चेस्ट पेन है और ये मोर देन 30 मिनट तक क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, और साथ में स्वेटिंग भी है, तो ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि ये STEMI हो सकता है। ऑटोनॉमिक एक्टिविटी, तो जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटी होती है STEMI में वो डिफर करती है। कुछ मरीज जो होते हैं वो नॉर्मल पल्स होता है उनमें, और ब्लड प्रेशर भी क्या होता है, नॉर्मल होता है फर्स्ट फ्यू आवर में या फर्स्ट आवर ऑफ STEMI में। कुछ मरीज ऐसे होते हैं जिनमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हाइपर एक्टिव होता है। तो सिंपैथेटिक सिस्टम हाइपर एक्टिव होने की वजह से इनमें क्या मिल सकता है आपको, टेकिकार्डिया मिल सकता है और हाइपरटेंशन मिल सकता है। ऐसा एंटीरियर वाले MI में ज़्यादा देखने को मिलता है। पैरासिम्पेटिक हाइपर एक्टिविटी कुछ मरीजों में मिलती है। तो जब पैरासिम्पेटिक हाइपर एक्टिविटी मिलेगी तो ब्रेडिकार्डिया आपको मिल सकता है या हाइपोटेंशन मिल सकता है। ऐसा इंफीरियर वाले MI में ज़्यादा देखा गया। नेक्स्ट जो फिजिकल फाइंडिंग है वो एपिकल इम्पल्स आपको देखने को मिल सकता है विद इन फर्स्ट डे ऑफ इन्फेक्शन। साउंड में ये है कि S3 और S4 आपको मिल सकती है। दूसरा S1 की जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस मिल सकती है आपको। और चौथा ये है
कि जो S2 की जो स्प्लिटिंग होगी वो पैराडॉक्सिकली हो जाएगी। S2 नॉर्मली स्प्लिट होती है, पहले एओर्टिक साउंड आती है, फिर पल्मोनरी साउंड आती है, ये उल्टा अपोजिट हो जाएगा। मरमर आपको देखने को मिल सकती है, जैसे इसमें ट्रांजिएंट मिड सिस्टोलिक मरमर या लेट सिस्टोलिक मरमर आपको मिल सकती है। नेक्स्ट फिजिकल फाइंडिंग में आपको मिल सकता है पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब आपको सुनने को मिल सकती है, स्पेशली ट्रांसम्यूरल STMI में। कैरोटिड पल्सेशन आपको डिक्रीज मिलेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, रिड्यूस होगा। ये आपको इंडिकेट कर सकता है कि स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, वो कम हो गया, इसकी वजह से कैरोटिड पल्सेशन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। टेम्परेचर का एलिवेशन हो सकता है अप टू 38 डिग्री सेल्सियस, स्पेशली फर्स्ट वीक ऑफ STMI में। इन्वेस्टिगेशन, तो जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, यानी कि जब हार्ट अटैक होता है, तो उसकी बाद की जो स्टेजेस होती हैं उनको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्यूट कंडीशन होती है जो फर्स्ट फ्यू आवर्स से लेकर 7 डेज तक हम लोग इंक्लूड करते हैं। दूसरी हीलिंग स्टेज होती है, ये 7 से 28 डेज तक होती है। उसके बाद कंप्लीट हील्ड स्टेज होती है, मोर देन 29 डेज होती है। तो जो लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन होता है उनको 4 ग्रुप में हम लोगों ने डिवाइड किया। सबसे पहले ECG, दूसरा श्रम कार्डिक बायोमार्कर, तीसरा कार्डिक इमेजिंग और चौथा है नॉन स्पेसिफिक टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो जब MI होता है या हार्ट अटैक होता है या इस्केमिक डिस्कम्फर्ट होती है, तो उसमें ECG में जो चेंजेस होते हैं, ये एक नॉर्मल ECG है जिसमें ये P वेव है, इस वन QRS कॉम्प्लेक्स है एंड T वेव है। नॉर्मल ECG में Q वेव एब्सेंट होती है या प्रेजेंट भी होती है तो विद इन नॉर्मल लिमिट होती है। लेकिन जब इस्कीमिया होता है यानी STEMI होता है यानी हार्ट अटैक होता है, तो इसमें क्या होता है, ये जो ST सेगमेंट है इसका एलिवेशन हो जाता है पहली स्टेज में, अभी क्यू वेव का डेवलपमेंट नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज में ये होता है कि क्यू वेव का डेवलप होना शुरू होता है और ये ST जो एलिवेशन जो हुआ था वो नीचे की तरफ अपने वापस नॉर्मल स्टेज में आना शुरू करता है। उसके बाद जो है ये जो क्यू वेव है वो और ज़्यादा डीप हो जाती है और ST सेगमेंट क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। साथ में टी वेव का इन्वर्जन देखने को मिलता है, अभी तक टी वेव का इन्वर्जन भी नहीं हुआ था। उसके बाद जब ये तो ये वाला B, C एंड D ये अटैक के दौरान होता है। उसके बाद जब मरीज नॉर्मल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, अपनी डेली लाइफ में इन्वॉल्व हो जाता है, उसके बाद जो ये क्यू वेव बनी रहती है। तो जो डीप क्यू वेव अगर है सिर्फ, तो ये ओल्ड MI को बताती है। तो जो ए डायग्राम है पीछे वाले स्लाइड में वो नॉर्मल ECG कॉम्प्लेक्स है। बी डायग्राम में ST सेगमेंट का एलिवेशन दिखाया गया है जो विद इन मिनट होता है। उसके बाद सी डायग्राम में जो है जो आर वेव होती है प्रोग्रेस उसका क्या होती है, लॉस होती है, क्यू वेव की डेवलपिंग शुरू हो जाती है और ST सेगमेंट वापस नॉर्मल साइड पर आना शुरू होता है। साथ में टी वेव का इन्वर्जन भी शुरू हो जाता है, ये विद इन हावर के अंदर होता है ECG में जो चेंजेस आते हैं। डी डायग्राम में जो दिखाया गया है वो क्यू वेव डीप हो जाती है और टी वेव का क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ये विद इन डेज में होता है। और जो ई डायग्राम होता है वो ओल्ड इनफैक्ट को बताता है, इसमें क्यू वेव आपको देखने को मिलेगी। ये लगभग जो है कई हफ्ते बाद या महीनों बाद ECG में देखने को मिलता है। इस्कीमिक चेंजेस, तो जो इस्कीमिक चेंजेस हैं वो यही है कि एक तो ST सेगमेंट का एलिवेशन होगा, क्यू वेव का डेवलपमेंट होता है, तीसरा टी वेव का इन्वर्जन होता है। ये तीन चेंज उसी लीड में दिखेंगे जिस जगह वो लीड लगी है, यानी जिस वॉल का MI होता है उसी वॉल की लीड में ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। जैसे एंटीरोसेप्टल वॉल इन्फेक्शन में V1 से लेकर V4 में ये चेंज देखने को मिलेंगे, या एंटीरोलेटरल इन्फेक्शन में V4 से लेकर V6 और साथ में AVL एंड लीड फर्स्ट, इनमें ये चेंज देखने को मिलेंगे। इंफीरियर वॉल MI अगर हुआ है तो लीड सेकंड, लीड थर्ड और AVF में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर पोस्टीरियर वॉल MI हुआ है और लेफ्ट वेंट्रिकल में स्पेशली,
तो रेसिप्रोकल चेंज मिलेंगे, रेसिप्रोकल इनके उल्टे चेंज मिलेंगे, स्पेशली V1 और V4 में। सीरम कार्डियक मार्कर, अगर अनस्टेबल एंजाइना है या एंजाइना है तो उसमें कार्डियक मार्कर बढ़े हुए नहीं मिलते हैं। ईसीजी नॉर्मल होगा, फिजिकल फाइंडिंग क्या होगी, अनरिमार्केबल होगी, यानी कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर एमआई है तो उसमें जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन होती है एंजाइम्स की और प्रोटीन्स की वो एलिवेटेड होती। जैसे एंजाइम जो स्पेसिफिक होता है वो क्रेटिनिन काइनेज, और क्रेटिनिन काइनेज में भी जो इसका सब टाइप है क्रेटिनिन काइनेज एमबी, ये मोर सेंसिटिव होता है और कार्डियो स्पेसिफिक होता है, ये एलिवेटेड मिलेगा। इसका जो एलिवेशन स्टार्ट होता है 4 to 6 आवर, जैसे इसीमिया हुआ, मायोकार्डियल डैमेज हुआ तो उसके 4 से 6 घंटे बाद ये बढ़ना शुरू होगा, और इसका जो पीक टाइम होता है वो 12 आवर होता है, और ये नॉर्मल आना शुरू होता है 48 से 72 आवर में, ये नॉर्मल हो जाता है। दूसरा जो प्रोटीन हो ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन आई, ये कार्डियो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं। ये जो रिलीज होते हैं अटैक के 4 से 6 घंटे बाद रिलीज होते हैं। उसके बाद ये एलिवेटेड होते हैं या कंप्लीट इनका एलिवेशन कंटिन्यू रहता है 2 वीक तक। कार्डियक इमेजिंग, तो कार्डियक इमेजिंग में चेस्ट एक्सरे में आपको पल्मोनरी इडीमा मिल सकता है, यानी जो ब्रोंकियोवेस्कुलर मार्किंग होंगी वो प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलेगी, या कार्डियोमेगेली मिलेगी, जो हम लोग इससे पहले कई लेक्चर में देख चुके हैं कि किस तरह से हम लोग कार्डियोमेगेली को डिटेक्ट करते हैं एक्सरे के द्वारा। इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी से भी हमें राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के फंक्शन के बारे में पता चल सकता है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट स्पेशली जो इन्फ्लामेशन को शो करते हैं, जैसे ESR होता है इसमें, यानी इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, और CRP यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इन्फ्लामेटरी मार्कर होते हैं। तो ये भी क्या मिलेंगे, रेज मिलेंगे। मैनेजमेंट, तो जो मैनेजमेंट है, सबसे पहले अगर आपने हिस्ट्री ले लिया है और आपने एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना लिया है और आपको लग रहा है कि ये MI है यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या हार्ट अटैक है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि मरीज को हम लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटलाइज करते हैं, स्पेशली ICU में हॉस्पिटलाइज करते हैं विद इन 12 आवर। दूसरा इससे क्या हो सकता है, मोर्टेलिटी रेट को हम कम कर सकते हैं। दूसरा हम एनाल्जेसिक देते हैं, और एनाल्जेसिक के तौर पर हम लोग मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं, और कोई भी चीज़ हम लोग IM नहीं इस्तेमाल करते हैं, IV इस्तेमाल करते हैं। एंटी हिमेटिक साथ में देते हैं, जैसे मेटाक्लोप्रोमाइड देते हैं। फिर हम लोग एंटी थ्रोम्बोटिक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एंटी प्लेटलेट थेरेपी आती है, स्पेशली एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं ओरली, और क्लोपिडोग्रल का इस्तेमाल करते हैं, या AB60 का इस्तेमाल करते हैं। इसी में एंटीकोगुलेंट थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, हिपेरिन एंड वारफेरिन का इस्तेमाल करते हैं। फिर एंटी एंजाइनल थेरेपी, यानी जो चेस्ट पेन को कम करे, तो इसके लिए हम सबलिंगुअल ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, 300 to 500 माइक्रोग्राम में। बीटा ब्लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीपरफ्यूजन थेरेपी, रीपरफ्यूजन थेरेपी यानी कि फिर से ब्लड सप्लाई रिस्टोर करने के लिए जो थेरेपी इस्तेमाल की जाती है, तो NST-AMI में इसका कोई बेनिफिशियल रोल नहीं है, इसलिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। ST-AMI में हम लोग इसका इस्तेमाल बेनिफिशियल होता है, और इसके जो तरीके हैं वो है प्राइमरी परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन है इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। दूसरा थ्रोम्बोलिसिस हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे एल्टीप्लास का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, MI का मैनेजमेंट करते हैं। थैंक यू। ये था ST-AMI, उसका इंट्रोडक्शन, उसके रिस्क फैक्टर, उसके क्लिनिकल फीचर और फिजिकल फाइंडिंग, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। थैंक यू।